श्रीलंका में जारी गंभीर आर्थिक संकट के बीच भारत के एक और पड़ोसी की ओर से बदहाली की खबरें आ रही है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खाने पीने से लेकर हर जरूरी सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नेपाल का सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली पड़ चुका है। हालत यह है कि देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। देश में वाहनों और अन्य महंगी या लग्जरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर के स्तर से भी नीचे गिर गया है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरह गड्ढे में नहीं जाएगी। नेपाल नेशनल बैंक के प्रवक्ता गुणाखार भट्ट का कहना है कि अर्थव्यवस्था में किसी तरह के संकट के संकेत नजर आ रहे हैं, जो मेनली इंपोर्ट बढ़ने की वजह से है। इसलिए सरकार उन चीजों के इंपोर्ट को रोकने के लिए विचार कर रही है जिनकी तुरंत आवश्यकता नहीं है। तो आइए जानते हैं नेपाल की बदहाली के पीछे के क्या है प्रमुख कारण। नेपाल देश में उत्पादन की गतिविधियां बेहद सीमित है। सोयाबीन तेल के उद्योग को छोड़ दे तो नेपाल अपनी जरूरत की सभी चीजों का आयात करता है। देश में पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल, नमक जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर महंगी कारों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का जमकर इंपोर्ट होता है, जिसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार एक अहम जरूरत है। लेकिन नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में जुलाई 2021 से गिरावट आ रही है। वहीं कच्चे तेल की महंगाई ने रही बसी कसर भी पूरी कर दी। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा का कुल भंडार 17% घटकर 9.75 अरब डॉलर रह गया, जो जुलाई 2021 तक 11.75 अरब डॉलर था। हिमालय की वादियों में बसा नेपाल दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। एवरेस्ट की चढ़ाई का सबसे सूटेबल रास्ता नेपाल में ही है। देश की जीडीपी में भी टूरिज्म से होने वाली इनकम का बहुत बड़ा योगदान है। कोविड-19 ने श्रीलंका के टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी थी और इसीलिए श्रीलंका की स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई और नेपाल की अर्थव्यवस्था भी टूरिज्म सेक्टर पर टिकी हुई है। कोविड की वजह से पूरी दुनिया का पर्यटन सेक्टर प्रभावित हुआ और नेपाल भी इससे बच नहीं पाया। बीते 2 साल की बात करें तो सिर्फ पिछले महीने यानी मार्च 2022 में सबसे ज्यादा 42,000 पर्यटक नेपाल पहुंचे थे। लिहाजा नेपाल में विदेशी मुद्रा का आना कम हो गया, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। देश का व्यापार घाटा बढ़कर 207 करोड़ डॉलर हो गया, जो नेपाल जैसे देश के लिए चिंताजनक स्थिति है। नेपाल ट्रेडिशनल रूप से भारत का निकट सहयोगी रहा है। लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से नेपाल को भारत होते हुए सामान का आयात करना पड़ता है। लेकिन बीते 1 दशक में नेपाल ने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाई। चीन नेपाल तक रेल लाइन बिछा रहा है। ऐसे में चीन से नजदीकी उसे भारत से दूर ले गई। वहीं लिपुलेख जैसे सीमा विवाद ने और कड़वाहट बढ़ा दी। इन परिस्थितियों के चलते भारत के सामान के आयात में रुकावट आ गई। भारत से गेहूं, चावल आदि का इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है। वहीं चीन का सस्ता सामान भी नेपाल पहुंचकर महंगा हो जाता है। इसलिए भी नेपाल की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा घाटा हुआ। नेपाल में 2015 में भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप ने देश को भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई थी। नेपाल का लगभग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। पहले से ही फाइनेंशियल मुश्किलें झेल रहा नेपाल इस भूकंप से कई साल पीछे चला गया। पुनर्निर्माण के लिए विदेशों से राहत तो मिली, लेकिन नेपाल के अपने प्रमुख संसाधन भी देश को फिर से खड़ा करने में लग गए। नेपाल में राजशाही समाप्त होने के बाद से वहां राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी शुरू हो गया था। 28 मई 2008 को नेपाल के इतिहास के राजवंश युग का अंत हो गया। राजशाही के अंत के बाद लोगों ने वहां लोकतंत्र की बहाली की उम्मीद लगाई थी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। नेपाल के हाथ इन दोनों में से ही कुछ नहीं आया। सरकारें बनती रही और टूटती रही। इसके बाद नेपाल की संसद आम चुनावों के 3 वर्ष बाद भंग कर दी गई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने बीते साल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संसद भी भंग कर दी। सरकार बनाने और बचाने के खेल में चीन का हस्तक्षेप भी काफी बढ़ गया था। अब पॉजिटिव बात यह होगी कि नेपाल सरकार ने खतरे को भांपकर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। नेपाली केंद्रीय बैंक ने इसे लेकर देश की सरकार को आगाह कर दिया है। नेपाल की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नेपाली केंद्रीय बैंक पूरी ताकत के साथ जुट गया है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द नेपाल इस संकट से बाहर निकले। नमस्कार।